मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की सचिवालय में विद्यालय शिक्षा विभाग की समीक्षा। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने का दिया निर्देश। चारधाम यात्रा के बीच कर्मचारियों ने आंदोलन पर जाने की दी चेतावनी। राजकीयकरण की मांग को लेकर कर्मचारियों ने छेड़ा आंदोलन। सीएम ने सभी कर्मचारियों से आंदोलन पर नहीं जाने का किया अनुरोध। बीजेपी ने 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटे सभी नेताओं को किया साफ। परफॉर्मेंस के आधार पर ही मिलेगा टिकट। विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच जाने वाले और जन समस्याओं को प्रमुखता देने वाले विधायकों को ही टिकट देने की कही बात। तराई पश्चिमी वन विभाग के डीएफओ कार्यालय में फोटो टूरिज्म जोन खोलने को लेकर विधायक ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम ने फोटो टूरिज्म जोन को शुरू करने की घोषणा की। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी जी को समाधि दी गई है, भू समाधि दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्वर्गीय महंत नरेंद्र गिरी जी को भू समाधि दी गई है पूरे विधि विधान के साथ, पूरी परंपरा के अनुसार। क्योंकि संत समाज में ये एक परंपरा है, सनातन संस्कृति में ये एक परंपरा है कि जिस तरीके से भू समाधि किस तरीके से देनी है और यहाँ तक कि जिस स्थान पर देनी होती है भू समाधि, जिस स्थान पर दी जाती है उस स्थान को भी पूरी विधि विधान के साथ पहले उस स्थान की खुदाई की जाती है, मंत्रोच्चारण के साथ उसे पूजा जाता है और फिर जाकर वहां पर पूरे विधि विधान के साथ भू समाधि दी जाती है। और ठीक उसी तरीके से महंत नरेंद्र गिरी जी को भी भू समाधि दी गई है उसी स्थान पर जिस स्थान में की इच्छा उन्होंने जाहिर की थी अपने कथित सुसाइड नोट में। ऐसे में सभी लोगों ने, संत समाज ने, तमाम लोगों ने महंत को नम आंखों से एक तरफ जहां अंतिम विदाई दी तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें याद भी किया। आनंदगिरी का समिति से कोई संबंध नहीं है, ये बयान इस बीच निकलकर सामने आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 7 अक्टूबर से 7 शहरों में हेली सेवा शुरू होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 7 अक्टूबर से 7 बड़े शहरों में हेली सेवा शुरू होगी। नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बाबत तमाम जो जानकारी है वो दी है। हवाई सेवाओं को बढ़ाने को लेकर बैठक हुई थी जिसमें ये फैसला लिया गया है हेली सेवा को शुरू करने का। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहे और ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। निश्चित तौर पर ये जो फैसला है वो विकास की रफ्तार को और तेजी के साथ आगे लेकर जाएगा, वहीं लोगों को भी बेहद सुविधाएं होने वाली हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की तरफ से। देहरादून में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं कि आज देहरादून में, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, राजधानी देहरादून में भारी बारिश हो सकती है। सिर्फ बारिश ही नहीं, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, और जो चारधाम यात्रा मार्ग है उसको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, सुचारू कर दिया गया है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं चूंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विद्यालय शिक्षा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षा के विकास और छात्रों के व्यापक हित में प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के सभी वर्गों के छात्रों को भी अगले साल से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की। उन्होंने छात्रों को अंग्रेजी कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालयों में अंग्रेजी और कंप्यूटर के गेस्ट टीचर्स को भी बुलाने की बात कही और उसको लेकर भी व्यवस्था करने के लिए उन्होंने यहां पर निर्देश दिए हैं। स्वच्छता आदि इन तमाम चीजों को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड में काफी जद्दोजहद के बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा के बीच कर्मचारियों ने आंदोलन पर जाने की चेतावनी दी है। दरअसल जीएमवीएन और केएमवीएन के कर्मचारियों ने राजकीयकरण की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन छेड़ दिया है, जिससे चारधाम यात्रा के बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस मसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कर्मचारियों से आंदोलन पर न जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने आश्वस्त किया कर्मचारियों को कि जो भी मांग होगी सरकार उस पर जरूर निर्णय लेगी। शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी समीक्षा है, शिक्षा विभाग को और कैसे दुरुस्त कर सकते हैं और कैसे सुविधाएं दे सकते हैं, जो कुछ हम लोगों ने जो घोषणाएं शिक्षा विभाग से संबंधित की है हमारे नौनियालों का भविष्य बनाने के लिए जो जरूरी है, उन सब पर हम लोग आज मंथन करेंगे। बीजेपी ने 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटे सभी नेताओं को साफ कर दिया है कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही उनको टिकट मिलेगा। विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच जाने वाले और जन समस्याओं को प्रमुखता देने वाले विधायकों को ही टिकट मिलने की बात कही जा रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि जिसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनका टिकट कटना तय है। हालांकि इस बात की चर्चा लंबे समय से की जा रही है कि बीजेपी में 20 से 25 विधायकों के टिकट कटने तय माने जा रहे हैं। वहीं अपनी ओछी राजनीति को जारी रखते हुए बीजेपी की इस रणनीति पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार के खिलाफ जनता में काफी नाराजगी है। देखिए, जिस तरीके से पिछले 15-20 दिनों में आपने देखा कि जनता की जो नाराज़गी है 4.5 सालों की कुप्रशासन की भारतीय जनता पार्टी की, वो सड़कों पर आ रही है और किस तरीके से विधायक को घेरने का काम भी जनता कर रही है। तो उन्हें ये पता चल चुका है कि जो सिटिंग एमएलए हैं उन्होंने काम नहीं किया है क्योंकि सरकार ने काम नहीं किया। इसीलिए आपने देखा धर्मपुर के जो विधायक हैं वो कह देते हैं कि भाड़ में जाए भाजपा का टिकट, मुझे उस टिकट से चुनाव नहीं लड़ना। तो ये सिर्फ अपने मैं कहती हूँ जो कृत्य हैं बुरे, उनका डर है उनको कि उन्होंने 4.5 सालों में जन विरोधी ही नीतियां बनाई। और जब हम ये बात करते हैं कि जब हम चुनाव में जाते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ये बात कही थी कि हर व्यक्ति, जिस व्यक्ति को संगठन में या सरकार में कोई भी जिम्मेदारी दी गई है उसको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस का जो आकलन है वो संगठन के माध्यम से भी किया जाता है, वरिष्ठ जनों से बात करके भी किया जाता है और सर्वे के माध्यम से भी किया जाता है। जो अंडर परफॉर्मर रहेंगे, चाहे वो विधायक हों, पार्टी के पदाधिकारी हों, जो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे वो चेहरे बदल दिए जाएंगे। तो दूसरी तरफ आगामी विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए उत्तराखंड में कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने अपने कुनबे को भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसके लिए बाकायदा सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। ऋषिकेश में सदस्यता अभियान के शुभारंभ अवसर पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि सदस्यता अभियान से युवा वर्ग जुड़ने के लिए बेताब है। हालांकि अभी सदस्यता अभियान का टारगेट फिक्स नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि साल 2022 में कांग्रेस चुनाव जीतकर उत्तराखंड में सत्ता हासिल करेगी, जिसका लाभ राज्य की जनता को कई प्रकार की योजनाओं का लाभ लेकर मिलेगा। बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिस राजनीतिक दल के पास 70 विधायक चुनाव लड़ने योग्य नहीं है, आप मुझे बताइए, आप तो इसी देहरादून जनपद में रहते हैं, आप बता दीजिए कौन से ऐसे 10 लोग हैं जो देहरादून में उनके प्रत्याशी हैं, जरा बता दीजिए। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है किसी भी राजनीतिक दल का भविष्य जो है उज्जवल नहीं रहता। उधम सिंह नगर जनपद सीमांत क्षेत्र खटीमा में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव आने से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने तीनों संक्रमितों को होम आइसोलेट किया, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि पहले से ही विशेषज्ञों की ओर से कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी दी जा रही है। वहीं कुटरा गांव की आशा हेल्थ वर्कर के परिवार में 3 लोगों को कोरोना संक्रमित पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। इस मामले में खटीमा के कोरोना प्रभारी डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि डरने की आवश्यकता नहीं है। 70 सैंपल लिए गए थे नागरिक चिकित्सालय में, जिसमें से 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये 3 वही कॉन्टैक्ट हैं जो कि 15 तारीख को एक आशा हमारी पॉजिटिव आई थी, उसी के कॉन्टैक्ट के पर्सन हैं जिनके सैंपल लिए गए थे घर जाकर। हम
पूरे एहतियात रखे हुए हैं, हमने सैम्पलिंग और बढ़ा दी। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में कुमार आई केयर हॉस्पिटल में आंखों का फ्री इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए अब संभव हो गया है। साथ ही अन्य हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी की ओर से भी इलाज संभव है। इस संबंध में डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि कुमार आई केयर में अभी तक 100 से अधिक लोगों का फ्री में आयुष्मान हेल्थ कार्ड से इलाज किया जा चुका है। आगे भी हमारा प्रयास है कि हम आगे भी आयुष्मान हेल्थ कार्ड और अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से फ्री में इलाज करते रहेंगे। वहीं एक मरीज ने बताया कि हॉस्पिटल की सेवाएं बहुत अच्छी हैं और आयुष्मान हेल्थ कार्ड से फ्री में यहां पर आंखों का इलाज किया जा रहा है। इसके लिए हम डॉक्टर प्रदीप कुमार का धन्यवाद करते हैं। वहीं मरीज के तीमारदार ने बताया कि हॉस्पिटल का व्यवहार मरीज के प्रति बहुत अच्छा है। लोगों को अपना इलाज आयुष्मान हेल्थ कार्ड से फ्री में कराना चाहिए। कम से कम भी 100 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुका है। उसमें कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है और आंखों में झिल्ली बन जाती है जिसको टेरिजियम इंग्लिश में कहते हैं, उसको भी हम लोग हटा के कंजक्टाइवल ग्राफ्ट लगाए। इसके अलावा लेज़र जिसका ऑपरेशन पहले से कराया हुआ है दूसरी जगह, उनको भी अंदर में आंखों के अंदर झिल्ली आ जाती है, उसको हम लोग याग लेजर से, जिसको एंटी याग लेजर कहते हैं, उससे भी हम लोग आयुष्मान के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। टीपीए में हमारे पास जो मेनली स्टार हेल्थ है, लिबर्टी है और भी कई कंपनियां हैं, जिससे हम लोग जो भी अगर उनके पास कार्ड है वे हमारे पास आते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही उनका एक तरह से ऑपरेशन होता है। लाइफ जो है दोनों आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। पहली आँख का तो बाईं आँख का 6 महीना पहले लगभग हुआ था और दूसरी आँख का हुआ भी हुआ 1 महीना का लगभग। और दोनों आँखें सही है, काफ़ी दिखाई दे रहा है। और पहला ऑपरेशन तो पेमेंट में हुआ था, लेकिन दूसरा जो आँख है तो जानकारी हुई तो जो आयुष्मान कार्ड से हुआ है इसमें कोई पैसा नहीं लिया गया है, दवा दी गई। बस लोगों में तो खुद ही आपके क्वेश्चन करने से पहले बताता हूँ कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, सज्जन हैं, ईमानदार। खटीमा में वन विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर वन प्रभाग की जोला साल वन रेंज में वन विभाग की टीम ने 4 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों के पास से एक कछुआ भी बरामद हुआ है। वहीं जोला साल वन रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी विजय भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर तस्करों को जोला साल वन रेंज में गिरफ्तार किया। चारों तस्कर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। हमें एक सूचना प्राप्त हुई मुखबिर खास से कि कालाबूटा बीट में हमारे 4 लोग कछुए को पकड़ करके ले जा रहे हैं और ऐसे में हमने वहाँ पर तुरंत एक टीम गठित कर वहाँ पर लगाई और इतने में ही 6:30 बजे लगभग 2 लोग बाइक में वहाँ से निकलते हुए दिखाई दिए। उनको पकड़ने का प्रयास किया, वो भागे, उनका पीछा करके उनको पकड़ लिया गया। तत्पश्चात एक बाइक और 2 लोगों को सितारगंज के शक्ति फार्म टैगोर नगर में जिला प्रशासन ने तहसील दिवस के साथ ही बहुउद्देशीय शिविर लगाया, जिसका आयोजन जिलाधिकारी रंजना राजगुरु और विधायक सौरभ बहुगुणा की देखरेख में किया गया। शिविर में कई विभागों ने स्टॉल लगाकर लाभार्थियों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं पर ज्यादातर शिकायतें विद्युत विभाग, खाद्य पूर्ति विभाग, समाज कल्याण विभाग और राजस्व विभाग से आई, जिसमें ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। साथ ही कुछ शिकायतों का 1 महीने के अंदर समाधान करने का आश्वासन दिया गया। देखिए, अभी टैगोर नगर जो सितारगंज का एरिया है उसमें आज तहसील दिवस के साथ साथ हमने बहुउद्देशीय शिविर भी लगाया हुआ है, जिसमें सभी विभागों ने अपने स्टॉल भी लगाए हुए हैं और समाज कल्याण का स्टॉल लगा है, पूर्ति विभाग का, यानी कि सारे डिपार्टमेंट्स का स्टॉल यहाँ पे लगा है, जिसका लाभ पब्लिक उठा रही है। और अभी तक हमारी ये तहसील दिवस चल रही है, अभी तक 30-40 शिकायतें आ गई हैं और लगातार आ भी रही हैं। तो मैक्सिमम शिकायतों का हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहीं पर निस्तारण करें, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे जो जनपद लेवल के हैं वो आए हुए हैं। जिला उद्योग व्यापार मंडल रुद्रप्रयाग में जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान जिले की समस्त नगर इकाइयों और जिला पदाधिकारियों की ओर से व्यापारियों की
कई समस्याएं प्रदेश पदाधिकारियों के समक्ष रखी गई। वहीं व्यापारियों ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां बंद है। ऐसे में जहां पर व्यापारी भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वहीं बैंकों के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, जिससे व्यापारियों का न सिर्फ केवल मानसिक तनाव व्यापारी झेल रहे हैं, बल्कि कहीं व्यापारी आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए भी विवश हो गए हैं। इसी क्रम में पदाधिकारियों ने सभी समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वासन दिया। वहीं जिला अध्यक्ष अंकुर खन्ना ने प्रदेश पदाधिकारियों से आग्रह किया कि हर 3 माह में भी व्यापारियों की समस्याओं को लेकर एक जिले मंडल की बैठक की जानी आवश्यक है, ताकि व्यापारियों की समस्या का समय समय पर पता लग सके और उनका निदान किया जा सके। देखिए, ये जो जिला सम्मेलन था, इसमें जो है हमारी जितनी भी नगर इकाइयां हैं, उनके जो हमारे बाज़ार हैं, उनमें जो जो समस्याएं हैं, उन्होंने अपनी समस्याओं से हमारे प्रदेश कार्यकारिणी को जो है अवगत कराया है। और कोरोना के समय जो समस्याएं हमें हुई हैं और अभी जो है यात्रा ना खुलने की स्थिति में जो समस्याएं हमारे बाज़ारों में और हमारे क्या बोलते जो भी हमारे धार्मिक स्थल है, जहाँ पे हमारी व्यापारी अधिक संख्या में रहते हैं। देखिए, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के ये संपर्क अभियान का द्वितीय चरण चल रहा है। पिछले 1 महीने से हम लोग कुमाऊं की इकाइयों से लेके अब ये गढ़वाल क्षेत्र में आए हैं। रुड़की से हमारा स्टार्ट हुआ, उत्तरकाशी और टेहरी श्रीनगर होते हुए हम रुद्रप्रयाग पहुँचे। अभी हमें चमोली जाना है। हमारा ये संपर्क अभियान से मेन मकसद ये है कि हम पिछले 1.5 साल से जो कोरोना से ग्रस्त एक पीरियड रहा है हमारे व्यापारियों का, उस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारे व्यापारियों ने सेवाएं की हैं। पौड़ी जिले के पाटीसेण ज्वालपा के बीच मंगलम ढाबे के पास पोकलैंड की ओर से पहाड़ी खोदकर अवैध खनन किया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी व्यस्त सड़क पर खुलेआम खनन कर पत्थर निकाले जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है, जिसमें प्रशासन की भी मिलीभगत होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। इसके अलावा बरसात में सड़क की पहाड़ी को अवैध तरीके से खोदकर बड़े भूस्खलन को न्योता दिया जा रहा है। इसी क्रम में तहसीलदार को सूचित किया गया तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये तहसील चौपटा खाल में आती है। हमने चौपटा खाल के तहसीलदार से संपर्क किया है। अभी 3 दिन से चालू किए हैं और थोड़ा आगे तक जाना है, बताया है साहब लोगों ने हमें। अच्छा, किसने बताया? ये मिश्रा जी नाम करके हैं, नीरज मिश्रा जी। ये क्या काहे के लिए? ये रोड के लिए, रोड ये पुश्ता भरना है, उसके लिए पत्थर और इसकी कटिंग करने के लिए। कौन से रोड के? ये पुश्ता इसी रोड में भरना है। हर जगह जहाँ जहाँ बाउंड्री बन रही है उधर उधर बनाने के लिए ये पत्थर यूज किया जाता है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ कार्यालय में फोटो टूरिज्म जोन खोलने को लेकर विधायक ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। फोटो टूरिज्म जोन को प्रारंभ करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। वहीं विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है। उसी के तहत फोटो जोन और इससे पूर्व हमने गर्जिया जोन का प्रारंभ किया था और अब बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए फोटो जोन को जल्द ही खोलने की बात की जा रही है। डीएफओ बलवंत सिंह शाही ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है, फोटो टूरिज्म जोन को 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। ये फोटो टूरिज्म जोन को जो है 1 नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा और इसमें जो कोविड में नियम चल रहे हैं वही फोटो टूरिज्म में भी उन्हीं नियमों के अनुसार कार्य किया जाएगा। और इसमें मालधन के लोगों को टूरिज्म एक्टिविटीज़ में अधिक से अधिक वरीयता दी जाएगी और प्रथम चरण में इसमें 40 जिप्सियाँ 2 पालियों में चलेंगी। आज तराई पश्चिमी वन प्रभाग के हमारे डीएफओ साहब के कार्यालय में जो बैठक हुई है, ये फोटो जोन, एक नया जोन जो हमने घोषणा करवाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, उसको प्रारंभ करने की किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से उसकी व्यवस्थाएं की जाएंगी। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बाजपुर विधायक और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की ओर से लगातार विकास कार्य को गति दी जा रही है। इसी के चलते कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में 7 करोड़ 50 लाख की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास की दौड़ में बाजपुर वर्तमान स्थिति में बेहद आगे है। क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान करना उनका कर्तव्य है, जिसके लिए वे लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से विद्युत, सड़क, शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। साथ ही कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने विकास की गति को आगे जारी रखने की भी बात कही।
लंबे समय से बाजपुर के ग्राम नरखेड़ा में नाले का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माणाधीन सड़क के काम को रोका और धरना प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी जहां पर हुई, वहीं साथ ही ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान भी किया। दरअसल गांव में लोगों के घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर जमा रहता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाले के निर्माण की मांग को लेकर कई बार ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन ग्रामीणों की समस्या की ओर अधिकारियों और नेताओं का जरा भी ध्यान नहीं जा रहा, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों को मजबूरन प्रदर्शन का ही रास्ता चुनना पड़ा। देखिए, बाजपुर में विकास के मामले में बदलाव लाने की कोशिश की है आपके सेवक ने, यशपाल आर्य ने, और निरंतर बाजपुर विकास के दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ा है। हमने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आपके विद्युतीकरण के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे जो अनुसूचित जाति हैं स्पेशल कंप्लेंट प्लान के तहत जो हमारे अकलियतों के लोग हैं, चाहे हमारे सिख भाई हों, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों, चाहे हमारे क्रिश्चियंस हों, और जो हमारे जनजाति के लोग हैं, पर्वतीय समाज के लोग हैं, पूरा एक कौमी एकता का एक गुलदस्ता है बाजपुर। हमने हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों की समस्याओं को निदान करने की भरसक कोशिश की है। आज विकास के दौर में बाजपुर सबसे आगे है। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने 40 लाख की लागत से बनने वाली सड़क के निर्माण का काम शुभारंभ किया। आपको बता दें कि ग्राम लखनपुर में पंचक्की से शमशान घाट तक जाने वाली सड़क के निर्माण की मांग लंबे समय से ग्रामीण कर रहे हैं, जो कि अब पूरी होगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार विकास के काम कराए जा रहे हैं। सड़क बन जाने से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि निर्माण काम की शुरुआत होने में भले ही समय ज्यादा लग गया है, लेकिन जल्द ही सड़क का निर्माण पूरा करा दिया जाएगा। लोग इस सड़क को रोक रहे हैं, काम में बाधा डाल रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो सड़क जो बन रही है वो भी उन्हीं की है। काम बनना चाहिए, उनको काम होने देना चाहिए। और मैंने प्रशासन को निर्देशित किया, यहाँ के एसडीएम को निर्देशित किया कि गांव वालों की जो पानी की निकासी है वो समस्या उनकी जायज़ है, वो परेशान है, उसका समाधान होना चाहिए। और मैंने प्रशासन से ये भी कहा है कि जितना इसमें बजट लगेगा नाली निर्माण के लिए, उतने बजट की व्यवस्था मैं करा दूंगा। धरना लगाया है क्या हमारे पानी की समस्या है, अगर डेंगू हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? बच्चों को बीमारी पैदा हो रही है, पानी नहीं निकलने दे रहे, हम रोज परेशान हो रहे हैं, कोई हमारी सरकारी अधिकारी कोई नहीं सुन के दे रहा। अलकनंदा नदी पर बनी श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की झील में लगातार शव मिल रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को भी एक शव मिला, जिसकी सूचना अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट के कर्मचारियों को ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम की मदद से शव को झील से बाहर निकाला। कोतवाल रविंद्र यादव की माने तो मृतक की उम्र करीबन 35 साल के आसपास है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के बल्ला गांव के ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना देना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक प्रशासन इस गांव में सड़क नहीं लाता तब तक हम धरने में बैठे रहेंगे। साथ ही सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जब तक सड़क नहीं तब तक वोट नहीं। वहीं ग्रामीणों ने सड़क को सचेत करते हुए तमाम जो लोग हैं उनको सचेत करते हुए सरकार को सड़क के प्रति सचेत करते हुए कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम वोट नहीं देंगे। सरकार बनाना खेल नहीं, रोड नहीं आएगी।
और आगे बढ़ेंगे, जहां पर सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए 2019 में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया था, वहीं 2021 में क्षेत्रों के कार्यों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में अब ट्रैकिंग के लिए भी लोगों को अनुमति मिलनी शुरू हो गई है। हालांकि पहले कई जगह पर अनुमति थी, कई जगह पर नहीं थी, लेकिन अब पूर्ण रूप से अनुमति मिलनी शुरू हो गई है, जिसके चलते एडवेंचर के शौकीन पहाड़ों की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं। टीम लीडर मनीष सेमवाल की अगुवाई में 4 ट्रैकर्स ने 13 दिन में कालंदी पास को पार किया है, जिसकी ऊंचाई 5,950 मीटर बताई जा रही है और ये पास एशिया में नंबर 1 स्थान पर आता है। और इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।